हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक नेक्स्ट लेकर के आई हूँ, भाग 4। इससे पहले जैसे आपने देखा था भाग 3, जिसमें हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स। संभवतः आपने वीडियोस देखे होंगे और आपने अपने कंसेप्ट भी क्लियर किए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट भाग पर चलते हैं, भाग 4। अब भाग 4 आपका किस बारे में व्यवस्था करता है? तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाग 4 आखिर क्या व्यवस्था करता है। जैसे हमने भाग 3 को देखा था, तो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था करता है और भाग 2 सिटीजनशिप की बात करता है, जबकि भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था करता है। तो भाग 4 को जब हम देखते हैं तो भाग 4 हमारी व्यवस्था करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आप शॉर्ट में डीपीएसपी बोल सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब हम भाग 4 को पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 36 से 51 तक इसको देखेंगे। जैसे हमने देखा था आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स थे, वैसे डीपीएसपी को हम आगे बढ़ा लेंगे और हम 36 से 51 तक। तो एक क्वेश्चन यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, अर्थात डीपीएसपी की बात करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आखिर हमारे संविधान में ये व्यवस्था कहाँ के संविधान से अडॉप्ट की गई है, किस देश से इस व्यवस्था को लिया गया है। तो जो कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप ध्यान रखें कि डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जब आप पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आएगा कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए। अब हम बात कर लें कि आखिर डीपीएसपी होते क्या हैं, या इनका किसी भाग, जो हमने अभी पीछे भाग पढ़ा था भाग 3, उस 3 भाग से क्या इनकी सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो आपको एक कॉमन बात याद रखनी है कि जहां हमने भाग 3 को पढ़ा, भाग 3 की खास बात थी कि यदि भाग 3 में दिए गए अधिकारों को राज्य उपलब्ध हमें नहीं कराता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे, अर्थात राज्य के विरुद्ध हम उन्हें कोर्ट से लागू करा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। जबकि यदि हम बात कर लें भाग 4 की, जिसे आप डीपीएसपी बोल रहे हैं, तो इन्हें हम न्यायालय से लागू नहीं करा सकते। ये मेन डिफरेंस है भाग 3 और भाग 4 में। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाग 3 और भाग 4 में क्या डिफरेंस है। तो भाग 3 इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, जबकि भाग 4 नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। सीधा आर्टिकल 37 जब आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये मेन डिफरेंस है भाग 3 और भाग 4 का। तो हमने समझा डिफरेंस। अब आखिर ये होते क्या है? तो एक तरीके से कहें कि देश के, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं पर्टिकुलर, उनकी बेसिक नीड्स, बेसिक जरूरतों के बारे में ये भाग 4 व्यवस्था करता है। इसीलिए हम भाग 4 को एक तरीके से कल्याणकारी भाग कह सकते हैं, या राज्य कल्याणकारी भाग किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कल्याणकारी भाग की स्थापना को, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन सा भाग करता है। तो आप देखिए भाग 4 कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो एक तरीके से अब जहां राज्य कल्याणकारी, लोक कल्याण की बात आती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चौथा भाग ऐसा है जिसे हम गांधी जी के विचारों से प्रेरित मान सकते हैं। क्योंकि जब हम आर्टिकल 40 को देखेंगे, सीधा कुछ प्रोविजंस हमें सीधे सीधे ऐसे दिखाई देंगे, जहां हम लघु उद्योगों की बात करेंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात करेंगे, तो वो सब जो व्यवस्थाएं हमने संविधान में रही हैं, कहीं ना कहीं वो गांधी जी के विचारों की प्रेरित थी और वो हमने यहाँ संविधान में रखी। तो अब हम इन्हें आगे पढ़ते हैं भाग 4 के डीपीएसपी को, कि आखिर डीपीएसपी है क्या। तो हमें देखें तो 36 से 51 तक के आर्टिकल्स याद रखने हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम आर्टिकल्स कैसे याद रखें,
तो हम पढ़ना तो हमें यहाँ पर देखो 395 आर्टिकल्स आपके संविधान में है, और यदि आप उनके नंबर्स को काउंट कर लें, जो अमेंडमेंट समय समय पे हुए हैं, अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो आपके लिए याद करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या और बढ़ जाती है। तो हमें सारे संविधान के आर्टिकल्स तो याद रखने ही नहीं है, लेकिन हमें मेन आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें स्पेशली याद रखने हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूंगी। हम उन आर्टिकल्स को पर्टिकुलर कोई ट्रिक, पर्टिकुलर उनके साथ कोई पॉलिसी बना लेंगे ऐसी कि भी हमें इस सब के साथ ये आर्टिकल ऐसे जोड़ना है और वो याद रखना है, तो हम याद रख सकते हैं उसको इजीली। तो हमें पढ़ने यहाँ से 36 से 51 तक के। अब आप देखें आर्टिकल 36 को हम शुरुआत करते हैं, और 36 आर्टिकल पढ़ने के लिए यहां सबसे पहले दी है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 अब आपके दिमाग में आ रहा होगा राज्य की परिभाषा तो हम आर्टिकल 12 में भी पढ़ चुके हैं, भाग 3 के आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, तो यह राज्य की परिभाषा फिर इस आर्टिकल में देने की क्या जरूरत थी। तो ध्यान रखें उन्होंने यहाँ पर ये परिभाषा दी नहीं है, सिंपल इतना बताया है कि जो ये भाग 4 है और इस भाग 4 में जहां कहीं भी राज्य शब्द इस्तेमाल होगा उस राज्य का मतलब वही होगा जो भाग 3 में था, आर्टिकल 12 में था। तो यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा जरूर शब्द लिखा है, लेकिन लिखा है परिभाषा वही होगी जो कि आर्टिकल 12 में थी, आर्टिकल 12 में थी अर्थात भाग 3 में थी। तो अब आपके सामने आया यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य को डिफाइन किया गया है, तो ध्यान रखें आपको आर्टिकल 12 भी याद रखना है और आपको आर्टिकल 36 भी याद रखना है। तो और इसके बाद हम जब भाग 5 पढ़ेंगे तो वहां आप एक भाग 5 में पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना। तो आप जब गवर्नर को पढ़ते हैं या राज्य की कार्यपालिका को पढ़ते हैं तो वहां एक आर्टिकल आता है 152। कौन सा आर्टिकल आता है? 152। यहां भी राज्य की परिभाषा है, बट वहां परिभाषा कुछ और है, बट ये भी राज्य की परिभाषा देता है, ये भी राज्य की परिभाषा देता है, और आप देखिए आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों ही आर्टिकल्स राज्य की परिभाषा से संबंधित हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा आर्टिकल राज्य की परिभाषा नहीं देता, तो आपके दिमाग में 3 होने चाहिए, या कौन सा आर्टिकल राज्य की परिभाषा देता है, तो इन तीनों में से एक कोई भी ऑप्शन में आपके सामने होगा। तो यहाँ 36 में तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम आर्टिकल आ जाए 37 पे। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसको मैंने अभी कहा कि मेन डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो मेन डिफरेंस है वो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल है या नहीं है, उसका मेन डिफरेंस है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, राज्य या कह सकते हैं डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल या परिवर्तनीय या फिर लागू नहीं कराए जा सकते। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है जो कहता है नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट? आर्टिकल 37। दूसरी एक बात और आर्टिकल 37 कहता है लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं, देश के शासन में मूलभूत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से प्री का कि कौन से ऐसा भाग है जो देश के शासन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। भाई जब आपको सुविधाएं मिलेंगी, जब आपके लिए स्कीम्स आएंगी, जब आपके लिए पेंशन आएगी, आपके लिए वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, आपके लिए कोई योजना आ रही है, जैसे आप जीवन बीमा योजना कह सकते हैं, जैसे आप जनधन योजना कह सकते हैं, जैसे आप मनरेगा कह सकते हैं, पोलियो ड्रॉप कह सकते हैं, आंगनबाड़ी सुविधाएं कह सकते हैं। जब आपके सामने ऐसी ऐसी सुविधाएं आएंगी तो जो सरकारें इन चीजों को लागू ज्यादा से ज्यादा करेंगी तो देश के शासन में तो मूलभूत होना अपने आप में ही जरूरी है। तो कौन सा आर्टिकल देश के शासन में मूलभूत बताता है डीपीएसपी को? तो आर्टिकल 37 ही बताता है कि इन्फोर्सेबल तो नहीं हो सकते लेकिन देश के शासन में एक और क्या है, मूलभूत है, आवश्यक है। तीसरी बात यहाँ पर क्या कहता है आर्टिकल 37? तो आर्टिकल 37 एक बात और कहता है लेकिन जब राज्य कानून बनाएगा, जब राज्य कोई विधि बनाएगा, राज्य कोई कानून बनाएगा तो इन्हें प्राथमिकता देगा। इन्हें क्या देगा? प्राथमिकता देगा।
बाहरी तत्वों पर कानून आप बाद में बनाए, पहले कोशिश करें कि भाग 4 में दिए गए डीपीएसपी को आप कानून का दर्जा दे दें, उन पर आप कानून बना लें। तो 3 बातें आपको आर्टिकल 37 में याद रखनी है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, न्यायालय से लागू नहीं हो सकते। दूसरा है बट देश के शासन में मूलभूत हैं। और तीसरी है बट राज्य विधि बनाते समय इन्हें प्राथमिकता दे, ये आर्टिकल 37 कहता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 38। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 38। 38 कहता है कि जो ये राज्य है, राज्य तो देखो आप समझ रहे हैं आर्टिकल 12 ना, जहां मैंने आपको बताया था राज्य का मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंटर और एनी अदर अथॉरिटी जो कि इनके अधीन काम करती है, वो सब राज्य है। तो राज्य लोक कल्याण, मैंने अभी कहा कि कल्याणकारी तत्वों की स्थापना करता है भाग 4। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, प्रोग्रेस के लिए व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38, सीधा आर्टिकल 38 पूछ लिया था। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 38। अभी जो राज्य लोक कल्याण की बात करेगा, अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा, तो आखिर वो व्यवस्था बनेंगी किन आधारों पर? तो आपको यहाँ 3 बातें याद रखनी है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो व्यवस्था बनेंगी वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 3 शब्द आपको याद आ गए होंगे। ये 3 शब्द हमने प्रियम्बल में भी पढ़े थे, प्रस्तावना में भी पढ़े थे। वहां कितने प्रकार के न्याय की बात थी? 3 प्रकार के न्याय की बात थी। अब देखें आर्टिकल 38 भी ये कहता है कि लोक कल्याण की जो व्यवस्था राज्य बनाएगा वो व्यवस्थाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था हो लोक कल्याण की? जिनमें 3 न्याय दिखाई देते हो, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इन पर न्याय पर आधारित होनी चाहिए। अब आपके लिए प्री के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल 38 निम्न में से किस कल्याण की व्यवस्था नहीं करता? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और उसके बाद वहां कोई भी चौथा ऑप्शन के रूप में आप के सामने हो सकता है। तो इनकी व्यवस्था वो करता है, आर्टिकल 38। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं और जिसे आप कह सकते हैं भाग 4 का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? तो यदि इस रूप में देखा जाता है, जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं तो जो संविधान का आर्टिकल 13 है, 13 आर्टिकल आपको याद आ गया होगा, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब आपको बताया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की, जहां कोर्ट की जुडिशियल पावर है, वो आर्टिकल बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है भाग 3 के लिए। वैसा ही यहाँ पर भाग 4 में आर्टिकल 39 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें आर्टिकल 39 है क्या? आर्टिकल 39 जो राज्य है, भाई राज्य से मतलब सीधा सीधा एक तरीके से सरकार है जो कानून बनाने वाली बॉडी है। राज्य हैं, राज्य के द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व, कुछ तत्व ऐसे हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि राज्य इन नीति तत्वों का, इन पॉलिसी तत्वों का पालन करके चलेगा। और ये जो तत्व बताए गए हैं, तो पहली बात आपको याद रखनी है, आर्टिकल 39 जो राज्य के द्वारा अनुसरणीय नीति तत्वों की बात करता है, वो कितने तत्व हैं आर्टिकल 39 में स्पेशली? तो यहाँ 6 तत्वों की बात की गई है। कितने तत्व बताए गए हैं? यहाँ 6 को हम पढ़ते हैं यहाँ पर A, B, C, D, E और F के रूप में। इस तरीके से यहाँ पर 6 तत्व बताए हैं आर्टिकल 39 में। अब देखें राज्य को कौन से तत्व हैं जिनका अनुसरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ उन्होंने कहा कि जो ये राज्य है पुरुष तथा महिला, पुरुष तथा महिला दोनों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए, जीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए। राज्य कोशिश करे, ध्यान रखेंगे राज्य यहाँ बाउंड नहीं है, राज्य कोशिश करे कि जो महिला और पुरुष हैं
उन्हें जीविका के पर्याप्त साधन, समान साधन उपलब्ध वो कराए, ऐसा राज्य को यहाँ पॉलिसी बनानी है। दूसरा यहाँ पर रखा कि जो राज्य है जितने भी मानवीय या भौतिक संसाधन है, मानवीय या भौतिक संसाधन है, इनका आवंटन सर्वहित में सर्वोत्तम रूप से हो। उसे ध्यान रखना है, उसे कोशिश करनी है कि जितने भी मानवीय संसाधन हमारे पास हैं, सरकार के पास है, भौतिक संसाधन सरकार के पास है, उनका आवंटन सर्वहित में हो, सर्वसाधारण के हित में हो और सर्वोत्तम रूप से हो, इस तरीके से उनका बंटवारा किया जाए। तीसरी बात है यहाँ पर कि जितनी भी आर्थिक व्यवस्था देश में चले, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन का आवंटन सर्वसाधारण के हित में हो। सर्वसाधारण के हित में हो तथा उसका केंद्रीकरण ना हो। तीसरी बात यहां कही है कि जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से चलाए सरकार, राज्य इस प्रकार से चलाए कि उसमें जो धन का अलॉटमेंट है, धन का आवंटन है, वो इस प्रकार से किया जाए कि उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है वो सर्वसाधारण को मिले, हर वर्ग को मिले और उसका केंद्रीकरण या उसका संकेंद्रण ना हो। राज्य ऐसा प्रयास करे। इसके बाद चौथी यहाँ बात की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने शब्द खूब सुना होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। पिछले दिनों शिक्षा मित्र जो कि अचानक सरकार बदली और सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया, ये कहते हुए, या सरकार ने नहीं कह सकते हैं, कोर्ट ने उनको ये पाया कि भाई उनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है या जैसा उनको सही लगा और वो उनके पद से हटा दिए गए, तो उन्होंने एक नारे के साथ अपने आंदोलन, धरने प्रदर्शन किए कि समान कार्य जब हमसे लिया जा रहा है तो उसके लिए वेतन भी समान हो, हमारी ये डिमांड है। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य कर सकता है वो कहाँ कर सकता है? आर्टिकल 39 के डी पॉइंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पर पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ध्यान रखेंगे कि राज्य यहाँ पर बाउंड नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के डी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ई पॉइंट। 5वें नंबर पर वो कहता है कि जो ये राज्य है और इसने काम बांटे हैं, काम दिए हैं, तो जो काम लिए जाएं वो काम ऐसे ना हो, अर्थात राज्य कार्य लेते समय महिला और पुरुष तथा सुकुमार बालक कह सकते हैं, यहाँ पर टीनेज बच्चा कह सकते हैं, बालक के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। राज्य को ये ध्यान रखना है कि जो राज्य आपसे कार्य ले रहा है उसमें कार्य लेते वक्त जो महिला पुरुष है या टीनेज का बच्चा है उसके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। राज्य ऐसे लॉज बनाए, राज्य ऐसे प्रयास करे। इसके बाद लास्ट आता है आपका डी, यहाँ पर ये डी पॉइंट। गरीब बालकों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, टीनेज हैं, जिन्हें आप सुकुमार बोल सकते हैं, बालकों के लिए एफ आता है यहाँ पर, बालकों के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराए।
राज्य कोशिश करे कि जो टीन एज का बच्चा है उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड हो, स्वच्छ माहौल हो, गरिमापूर्ण माहौल हो मिले, जिससे कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ये राज्य की प्राथमिकताओं में आएगा, ये राज्य के अनुसरणीय तत्वों में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल 39 राज्य को 6 तत्वों के अनुसरण की व्यवस्था करता है। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इनको आप नोट भी कर सकते हैं। साथ साथ कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्पेशली ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल का बहुत अच्छा है, बीईओ के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है कि आर्टिकल 39 निम्न में से कौन सा अनुसरणीय तत्व प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको ये 6 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। या कितने अनुसरणीय तत्व उपलब्ध कराता है, तो 6 अनुसरणीय तत्व उपलब्ध कराता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि समान न्याय, इक्वल जस्टिस और निशुल्क न्याय की बात करता है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा आर्टिकल पूछते हैं इसको। 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया और 42 अमेंडमेंट आपको याद होगा 1976। यहाँ अब आपने एक शब्द सुना होगा, देखें, जो भारत की न्याय प्रणाली है उसको आप देखते हैं कि लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं, कोर्ट्स में मुकदमे लंबित पड़े रहते हैं। और एक कोटेशन है या एक कहावत है कि न्याय में देरी का मतलब क्या है, न्याय देने से इनकार करना। जिस न्याय में देरी का मतलब एक न्याय मिला बहुत सालों तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, इतने चक्कर लगाने पड़े, उसके बाद न्याय मिला, तो वो न्याय मिलने के बाद भी कैसा महसूस होता है, जैसे न्याय दिया ही ना गया हो। तो क्यों ना राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोगों को न्याय, जिनके पास न्याय पाने के लिए समान अवसर नहीं है, समान संसाधन नहीं है, तो उनको संसाधन उपलब्ध कराया जा सके जिससे कि उनको न्याय मिल सके। ऐसी व्यवस्था राज्य बना सकता है। तो आप आर्टिकल याद रखेंगे 39A समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, तो ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर और वर्ड भी आ जाता है यहाँ पर लिखा हुआ, स्थानीय स्वशासन का गठन। स्थानीय स्वशासन संविधान के किस आर्टिकल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है या स्थानीय या ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था है, तो आर्टिकल 40। देखें, राज्य आर्टिकल 40 पर विधि बना चुका है। आपको यदि संविधान में आप भाग 9 पढ़ते हैं तो भाग 9 में जो व्यवस्था है पंचायत की व्यवस्था, तो पंचायत की व्यवस्था कहाँ से मोटिवेट हुई है, आर्टिकल 40 से। और इस आर्टिकल 40 पर पार्लियामेंट में ने 92 में लॉ पास करके उसे 93 में इन्फोर्स करके एक लॉ पास कर दिया। और भाग 9 का पूरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो स्पेशली पंचायत व्यवस्था को लागू करता है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं को कंपलसरी रूप से लागू करता है, क्योंकि यहाँ पर तो मर्जी पर था कि राज्य उपलब्ध करा भी सकता है और नहीं भी। तो ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है, सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 40। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देखें। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 41। देखिए आइए आर्टिकल क्या कहता है। ये कहता है कुछ दशाओं में काम पाने के, शिक्षा पाने के राज्य व्यवस्था बनाएगा। कुछ दशाओं में राज्य काम की, शिक्षा पाने की क्या बनाएगा, व्यवस्थाएं बनाएगा, ऐसा आर्टिकल 41 करता है, बात करता है। और ये कुछ दशा होंगी कौन सी, या कह सकते हैं काम, शिक्षा और
एक शब्द यहाँ और जोड़ सकते हैं, लोक सहायता, राज्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब ये जो कुछ दशा कौन सी होंगी, जब आपको काम देने की बात की जाएगी, शिक्षा देने की बात की जाएगी, लोक सहायता देने की बात की जाएगी, तो यहाँ आपको 2-3 शब्द याद रखने हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, नेक्स्ट बुढ़ापा, वृद्धावस्था पेंशन आपने खूब सुना होगा, और उसके बाद बीमारी या फिर कोई निःशक्तता। यदि आप असमर्थ हो गए हैं, किसी भी कारण से अनेबल हो गए हैं, तो ऐसी कुछ दशाओं में आपको काम देने का, शिक्षा देने का और लोक सहायता उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। अब इसके बाद आर्टिकल 42 पे आ जाएं, तो आर्टिकल 42 कहता है कि जो आपको काम दिया गया है, मैंने अभी यहाँ काम की बात की, मनरेगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तो जैसे यहाँ काम की बात की गई, तो काम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपसे काम लिया जाएगा, अर्थात मानव से उचित कार्य लिया जाए। ये नहीं कि कार्य आपको दिया गया है, 8 घंटे की जगह आपसे 16 घंटे कार्य लिया जा रहा है, ऐसा नहीं, उचित रूप से कार्य लिया जाए, उसकी एक न्याय संगत दशा हो, मानवोचित दशाओं का ध्यान राज्य यहाँ पर रखे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे 108 नंबर एम्बुलेंस आप देखते हैं ना, प्रसूति सहायता के लिए मैटरनिटी रिलीफ राज्य उपलब्ध कराएगा, ऐसा राज्य कोशिश करे, ऐसा राज्य प्रयास करे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाएं, तो हम आर्टिकल देखें 43 आर्टिकल बात करता है किसकी, कि जो राज्य आपसे काम ले रहा है, तो राज्य वहां पर आपको जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वेतन उपलब्ध कराए, वेतन उपलब्ध कराए, ऐसी व्यवस्था राज्य करे। ये व्यवस्था आर्टिकल 43 करता है। इसके बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 43A। इस आर्टिकल में कहा कि जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर जो वर्कर होगा, जो कर्मकार होगा, जो कर्मचारी होगा, इसको प्रबंधन में भाग लेने का, उसके मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। राज्य कोशिश करे कि उद्योग में जो कर्मचारी हैं वो भी मैनेजमेंट में भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था राज्य बनाए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 43B की। देखिए 43A ये 42 अमेंडमेंट से आया था, और 42 अमेंडमेंट जैसे कि आप जानते हैं 1976। 43B जो ये आया है 97th अमेंडमेंट 2012। 97th अमेंडमेंट 2012 से 43B आया, और इसमें कहा कि जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, इनकी अभिवृद्धि का, इनके प्रोग्रेस का राज्य प्रयास करे, इनकी अभिवृद्धि का राज्य प्रयास करे। ये हमारे आर्टिकल 43, 43A और 43B हो जाते हैं इस प्रकार से। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो 2017 में भी खूब चर्चाओं में रहा, आर्टिकल 44। देखिए 44 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 4 मीन्स एक समान, 4 मीन्स एक समान। किसकी बात कर रहा है? एक समान। तो एक समान सिविल कोड, एक समान सिविल कोड या सिविल संहिता। राज्य कोशिश करे देश में एक जैसा कानून लागू करने की। भाई जब देश एक है तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि क्या हमारे देश में एक जैसे कानून नहीं है, तो सामान्यतः हम देखते हैं हमारे देश में एक जैसे कानून हैं। आप मान के चलें कि हमारे देश में जो कानून है लगभग 80-90% कानून ऐसे हैं जो एक देश में एक जैसे लागू होते हैं सब पर। लेकिन कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो एक जैसे लागू नहीं होते, वो धर्मों के हिसाब से लागू होते हैं। तो जैसे आप कंसेप्ट देख लें हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही, तो हिंदू में शादी का कंसेप्ट किसी और ढंग से होता है, जबकि मुस्लिम्स में शादी किसी और ढंग से है। हिंदू में प्रॉपर्टी डिवीजन अलग ढंग से होता है, मुस्लिम में प्रॉपर्टी डिवीजन अलग ढंग से होता है। हिंदुओं का सक्सेशन उत्तराधिकार अलग ढंग से निर्धारित किया गया
है, जबकि मुस्लिम्स का अलग ढंग से। तो जो पर्सनल लॉ है ये डिफरेंट हैं, ये अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 44 यही बात करता है कि राज्य कोशिश करे देश में एक समान सिविल संहिता लागू करने की। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, 2017 में एक मुद्दा आया था बहुत बड़ा, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। सायरा बानो का एक केस आया था और उस केस में स्पेशली 3 तलाक को लेकर के खूब बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, वहां आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी, उन्होंने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया, संविधान के विपरीत बता दिया और उसे खारिज कर दिया कि 3 तलाक की व्यवस्था नहीं की जा सकती। आप देखें, 3 तलाक को खत्म करना भी एक कहीं ना कहीं सिविल संहिता को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जैसा लागू हो जाए, एक जैसा कानून हो, ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे लागू करने की कोशिश राज्य कर सकता है, राज्य करेगा, ऐसा 44 में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लें आर्टिकल 45 की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 45। इस 45 आर्टिकल में कहा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से कम। जनरली हम 6 से 14 पढ़ते हैं, लेकिन आपको आर्टिकल 45 में केवल 6 वर्ष से कम की बच्चों की व्यवस्था देखनी है, ना कि 6 से 14। आपको याद रखना है 6 से 14 कंसेप्ट आप 21 आर्टिकल में रखेंगे, जहां राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में है। तो यहाँ आप 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और ये जो एज का कंसेप्ट है यहाँ पर 6 वर्ष, तो जहां देखें शिक्षा की कहीं बात होती है तो इसके लिए इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें आर्टिकल 45 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो 86 अमेंडमेंट 2002 यहाँ पर हुआ है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक आर्टिकल है प्री के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्टिकल 46 पर। अब 46 आर्टिकल कहता है कि जो SC, ST या फिर कोई वीकर सेक्शन है या फिर दुर्बल पक्ष है, दुर्बल वर्ग है, यहाँ इन तीनों की बात की गई है। SC, ST है या फिर दुर्बल वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए राज्य अर्थ संबंधी, शिक्षा संबंधी, अर्थ और शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं बना सकेगा। उनकी आर्थिक, उनकी शिक्षित स्थिति को सुधारने के लिए राज्य व्यवस्थाएं बना सकेगा। आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में बात करता है किसकी, कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का पोषाहार स्तर, मेंटेनेंस लेवल और जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो व्यवस्थाएं वो उचित समझे, सही समझे, वो व्यवस्थाएं वो बना सकता है, लागू कर सकता है। जिसमें आप यदि देखें एग्जाम्पल के तौर में, जैसे मेडिकल की सुविधाएं, एम्स की सुविधाएं, डॉक्टर्स की सुविधाएं, या आजकल कोविड-19 चला हुआ है तो वो जीवन स्तर, लाइव या फिर कह सकते हैं पोषाहार स्तर और उनका कह सकते हैं स्वास्थ्य स्तर, इसे सुधारने के लिए राज्य कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 47 राज्य को सुविधाएं देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 की। सीधा आर्टिकल है जो बहुत पूछ लिया जाता है। अभी तो हम बात कर रहे थे किसकी, व्यक्तियों की, मानवों की, लेकिन आर्टिकल 48 किसकी बात करता है, पशुओं की। आर्टिकल 48 बात करता है कृषि की। तो जो हमारे देश में कृषि है और हमारे देश में पशुपालन है, उनकी व्यवस्था आर्टिकल 48 कहता है और राज्य से कहता है राज्य कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रयास कर सकेगा, और इनके लिए जो कि आज की डेट में कोई मॉडरेट, कोई आधुनिक, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित करने का राज्य का यहाँ कोशिश रहेगी। राज्य ऐसा
कर सकेगा। तो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में राज्य आधुनिकीकरण, वैज्ञानिककरण की नीतियां या व्यवस्थाएं लागू कर सकता है। और यही वो आर्टिकल है जो ये कहता है जो वाहक पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, या फिर जो गाय है और गाय से रिलेटेड जो कि गायवंशी कोई पशु है, इनके कटान पर राज्य रोक लगाएगा। ऐसी विधियां राज्य बना सकता है। और यूपी में तो जब से योगी सरकार आई है तब से आपने सुना भी होगा कि आते ही उन्होंने एकदम से लॉस पास किए, रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि भाई गाय के कटान पर रोक लगाई, गाय को अनावश्यक रूप से खुले में ना छोड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने वहां गो संरक्षण के लिए की। तो आर्टिकल 48 राज्य को ऐसी शक्ति देता है कि इस तरह के जो पशु हैं इनका संरक्षण किया जाए और कृषि पशुपालन के संगठन का राज्य प्रयास करे। इसके बाद नेक्स्ट एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 48A। 48A ये बात करता है, देखिए आर्टिकल 48 बात करता है राज्य पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य जीव, वन या झीलें या नदियां आदि आती हैं। पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य जीव भी आते हैं, वन भी आते हैं, झील भी आती हैं, नदियां भी आती हैं, इन सब के संरक्षण का, प्रोटेक्शन का, इनके इम्प्रूवमेंट का, संवर्धन का राज्य क्या करे, राज्य प्रयास करे। आर्टिकल 48 ये व्यवस्था करता है। जैसे आपने सुना होगा काला हिरण, सलमान खान ने काले हिरण को मार दिया। काला हिरण क्या है, वन्य जीव। ऐसे जीवों के प्रोटेक्शन की बात कौन करता है, आर्टिकल 48। और राज्य इस आर्टिकल के लिए विधियां बना चुका है। 1972 में जो वाइल्ड एनिमल एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसके तहत सलमान खान कटघरे में खड़े हुए काले हिरण को मारने के कारण। आप देखें वन अधिनियम 1980 का है। पर्यावरण को प्रोटेक्शन के लिए 1986 में सरकार के द्वारा लॉ पास किया गया है। तो जो लॉज बने हैं आर्टिकल 48A राज्य को शक्ति देता है, इनके संरक्षण के लिए राज्य व्यवस्थाएं बना सकता है और राज्य कोशिश करता है इनके संरक्षण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आते हैं, आर्टिकल 49। 49 आर्टिकल राज्य से कहता है जो सार्वजनिक महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं या फिर वस्तुएं हैं, ऐसा कोई स्मारक, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई वस्तु जो कि सार्वजनिक महत्व की हैं या जो हमारी धरोहर के रूप में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अंबेडकर की मूर्ति, आप देख लें गांधी की मूर्ति, गांधी का चश्मा, आप देख लें ताजमहल, आप देख लें लाल किला। तो जो हमारे ऐसे स्मारक हैं उनके संरक्षण का राज्य प्रयास करे। ये आर्टिकल 49 राज्य को यहाँ पर व्यवस्था देता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं तो व्यवस्था देता है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी से कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक रखे। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी सेपरेट रहे, किससे, न्यायपालिका से, अर्थात न्यायपालिका को अपने आप से सेपरेट रखे, न्यायपालिका के बीच में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना हो, ऐसी व्यवस्था हो, दोनों बॉडी सेपरेट रहें, ऐसा आर्टिकल 50 व्यवस्था देता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका, जो कि लास्ट आर्टिकल आप कहेंगे, लास्ट DPSP आप कहेंगे, कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाने का राज्य प्रयास करे। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति
व्यवस्था बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की ड्यूटी होगी, राज्य बाउंड होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखे, मजबूत बना करके रखे, ऐसी व्यवस्थाएं लागू करे जिससे कि सबको मोटिवेशन मिले कि एक दूसरे के साथ या विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संबंध हैं वो मधुर हों, अच्छे हों, व्यवस्थाएं बनी रहें, ऐसा राज्य प्रयास करे। तो ये सब हमारे थे आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आप भाग 4 में आपने देखा पढ़ा कि राज्य के पास ये भाग क्या क्या शक्तियां देता है। राज्य चाहे तो इन व्यवस्थाओं को अपनी कैपेसिटी, अपनी सीमा के भीतर रहते हुए इन्हें लागू कर सकता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, हम राज्य को इन चीज़ों को लागू कराने के लिए बाउंड नहीं कर सकते। ये राज्य की अपनी मर्जी पर होते हैं, इनका जो अथॉरिटी है, इनकी जो बागडोर है, इनकी जो डोर है वो किसके हाथ में है, वो राज्य के हाथ में है। तो इस तरीके से हमारे भाग 4 आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आपका इतना ज़्यादा समय आपने मुझे दिया, सुना, और आप इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको ये मेरा लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।